तो साथियों, अगर साइंस है तो सब कुछ मुमकिन है और अब रेगिस्तान भी बनेंगे। ग्रीनलैंड और वैज्ञानिकों के दावे के पीछे की वजह क्या है? तो साथियों, एक नहीं बल्कि कई वैज्ञानिक कह चुके हैं कि आज जो सहारा का रेगिस्तान है, वहां पर पहले घास के बड़े बड़े मैदान और बड़े बड़े जंगल हुआ करते थे। लेकिन धीरे धीरे ग्लोबल वार्मिंग के कारण ये सब खत्म हो गया। और वैज्ञानिकों का मानना है कि यदि लोग और सरकारें कोशिश करें तो इन रेगिस्तानों को फिर से हरा भरा और बसने लायक बनाया जा सकता है। ऐसे में हम इस वीडियो में इसी के बारे में जानेंगे कि वैज्ञानिकों के इस दावे के पीछे की वजह क्या है। और छोटे और बड़े रेगिस्तानों को मिलाकर दुनिया भर में 100 से भी ज्यादा रेगिस्तान हैं और इनमें से 14 बड़े रेगिस्तान हैं जो कि सिर्फ भारत में ही हैं। और इतना ही नहीं, बल्कि दुनिया भर के रेगिस्तान हर साल अपना दायरा भी बढ़ाते रहते हैं। और कई वैज्ञानिक पहले से ही ये चिंता जता चुके हैं कि अगर इन रेगिस्तानों को रोकने के लिए कोई भी काम नहीं किया गया तो आने वाले समय में ऐसे रेगिस्तान दिल्ली तक फैल जाएंगे। खैर, अब घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि साइंस है तो सब कुछ मुमकिन है। इसे यूं समझिए कि साइंस अब रेगिस्तान को भी ग्रीनलैंड में बदल देगा। और अब सवाल उठता है कि आखिर ये कैसे होगा? और आज हम आपको इस वीडियो में इन्हीं सवालों के जवाबों को देने वाले हैं। तो साथियों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूले, ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए साथियों, वीडियो को शुरू करते हैं। और एक नहीं बल्कि कई वैज्ञानिक कह चुके हैं कि आज जो सहारा का रेगिस्तान है, वहां पर पहले घास के बड़े बड़े मैदान और बड़े बड़े जंगल हुआ करते थे। लेकिन धीरे धीरे ग्लोबल वार्मिंग के कारण सब कुछ खत्म हो गया। दरअसल नेवादा के रेगिस्तान की शोध एवं संस्थान के इकोलॉजिस्ट लिन फेनस्टरमेकर का कहना है कि जिस इलाके में साल में 10 इंच से कम बारिश होती है, उसे रेगिस्तान मान लिया जाता है। और वहीं वैज्ञानिकों के मुताबिक रेगिस्तान ग्लोबल एयर सर्कुलेशन पैटर्न में गड़बड़ी के कारण बनने लगते हैं और सोलर एनर्जी धरती पर भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर पर एकदम सीधे पहुंचकर हवाओं को गर्म कर देती है। और इसी की वजह से उस क्षेत्र में धीरे धीरे नमी खत्म होने लगती है और ये क्षेत्र 30 डिग्री लैटीट्यूड के आसपास होते हैं। और वैज्ञानिकों का मानना है कि यदि लोग और सरकारें कोशिश करें तो रेगिस्तानों को हरा भरा और बसने लायक बनाया जा सकता है। हालांकि इसके लिए बड़ी लागत और योजनाबद्ध तरीके से काम करना होगा। और विशेषज्ञों के अनुसार सिंचाई और जल प्रबंधन के जरिए ये सपना साकार किया जा सकता है। और इसके अलावा रेगिस्तानों के इकोसिस्टम की स्टडी करके और आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल करके ग्रीनलैंड बनाया जा सकता है। और इसके लिए रेगिस्तानों में वृक्षारोपण अभियान चलाने और बड़ी संख्या में पौधे लगाने की जरूरत है। और कम बारिश की भरपाई आर्टिफिशियल बारिश से की जा सकती है। और इसका उदाहरण मक्का के अलबायदा प्रोजेक्ट में देखा गया है, जहां पर रेगिस्तान में खेती के लिए विशेषज्ञों ने भारी बारिश कराकर सूखी और बंजर जमीन को फिर से उपजाऊ बना दिया था। और सऊदी अरब जैसे रेगिस्तानी देशों में बारिश काफी कम होती है, लेकिन जब होती है तो भारी मात्रा में पानी बरसता है। और अप्रैल 2021 में सऊदी अरब के कई शहर जल भराव का शिकार हुए थे। और इस चुनौती को अवसर में बदलते हुए अलबायदा प्रोजेक्ट के पूर्व निदेशक और कृषि विशेषज्ञ नाइल स्पेकमैन ने बताया कि अगर इस बारिश के पानी को जमीन में संचित यानी इकट्ठा कर दिया जाए तो ये एक स्थायी जल स्रोत बन सकता है। और विशेषज्ञों ने ग्रामीणों के साथ मिलकर पश्चिमी घाटी की चट्टानी दीवारों के किनारे बांध और टेरेस बनाए थे। और इसके अलावा कई किलोमीटर लंबी नालियां भी बनाई गई हैं ताकि बारिश के पानी को इकट्ठा किया जा सके और इस पानी को जरूरत वाले क्षेत्रों तक ले जाया जाता है, जिससे ये जमीन के भीतर रिसकर जलस्तर को बनाए रखता है। और इससे यहाँ इतना बदलाव आया है कि जहां पहले रेत और पत्थर थे, अब वहां पेड़ और पौधे तथा घास उगने लगी हैं। और ये तकनीक अब उत्तरी अफ्रीकी देशों में भी रेगिस्तानों को फैलने से रोकने के लिए अपनाई जा रही है।
और राजस्थान के दक्षिणी इलाकों में किसान आम की खेती करते हैं, लेकिन थार के रेगिस्तान में तेज गर्मी और पानी की कमी के कारण आम के बाग को लगाना काफी मुश्किल होता है और पानी न होने के कारण आम के पेड़ सूख जाते हैं। और एक मीडिया के रिपोर्ट के मुताबिक इसके बावजूद खींवसर तहसील के रहने वाले रमेश्वर सोनी, जो कि एक किसान हैं, और उन्होंने रेगिस्तान में आम की सफलतापूर्वक खेती करके मिसाल पेश की है और उन्होंने अपने बाग में केसर किस्म के 2 आम के पेड़ लगाए हैं जो कि कुछ ही सालों में फल देने लगते हैं। और रमेश्वर सोनी एक प्रॉपर्टी डीलर होने के साथ साथ ही वे बागवानी के भी शौकीन हैं और उनको आम के पेड़ लगाने की उनकी काफी इच्छा थी और इसीलिए उन्होंने पुष्कर से 2 आम के पौधे मंगवाए और अपने बाग में लगाए थे और उन्होंने रासायनिक खाद की जगह पर जैविक खाद का इस्तेमाल किया था और नियमित रूप से सिंचाई की तथा इसके देखभाल का नतीजा ये हुआ कि दोनों ही आम के पेड़ कुछ ही सालों में फल देने लगे। और वही किसान ने इसका सीक्रेट बताया कि इसके लिए पहले 7 से 8 फीट गहरा गड्ढा खोदना पड़ता है और इस गड्ढे में गोबर, बालू तथा स्थानीय खाद और तालाब की काली मिट्टी को मिलानी होती है और इसके बाद पौधे को लगाया जाता है और नियमित रूप सिंचाई की जाती है और कीटों से बचाने के लिए पौधों पर सिलिकॉन पाउडर का छिड़काव भी जरूरी होता है। और दुनिया के रेगिस्तानी इलाकों को हरा भरा बनाने का सपना अब हकीकत बन रहा है और नॉर्वे की एक स्टार्टअप कंपनी डेजर्ट कंट्रोल ने ऐसी तकनीक विकसित की है जिससे सिर्फ 7 घंटे में रेगिस्तानी जमीन को उपजाऊ बनाया जा सकता है। और इस तकनीकी को विकसित करने में नॉर्वे के वैज्ञानिक क्रिश्चियन ओलिसन का अहम योगदान रहा है और साल 2000 में क्रिश्चियन ओलिसन ने लिक्विड नैनोक्ले नामक तकनीकी को विकसित किया था और इस तकनीकी में मिट्टी को तरल रूप में तैयार किया जाता है जिसे पानी की तरह बालू या रेतीली जमीन पर छिड़का जाता है और ये नैनोक्ले बालू से चिपक जाती है और पानी व पोषक तत्वों को ऊपर लाने में मदद करती है और इस प्रक्रिया के बाद ये जमीन फसल उगाने के लिए तैयार हो जाती है। और इसमें सबसे खास बात तो ये है कि ये पूरी प्रक्रिया सिर्फ 7 घंटे में ही पूरी हो जाती है। और डेजर्ट कंट्रोल कंपनी का दावा है कि ये तकनीक न केवल रेतीली जमीन पर फसल उगाने में मदद करती है बल्कि पौधों को आधे पानी में ही पूरा पोषण मिलता है और नैनोक्ले को छिड़कने के लिए किसी भी सामान्य सिंचाई तकनीक का इस्तेमाल किया जा सकता है और ये तकनीकी खेती के लिए सबसे जरूरी संसाधनों को भी कुशलता से बचाती है। और संयुक्त अरब अमीरात की रेतीली भूमि पर खेती करना लगभग नामुमकिन है और यहाँ पर 90% से ज्यादा अनाज और सब्जियां दूसरे देशों से आयात की जाती हैं। और इसे देखते हुए नॉर्वे की कंपनी ने साल 2018 में दुबई इंटरनेशनल सेंटर फॉर बायोसलाइन एग्रीकल्चर ICBA के साथ साझेदारी की और दुबई में प्रयोग करना शुरू किया और एक तकनीकी को विकसित किया और इस तकनीक ने रेगिस्तानी इलाकों को हरियाली में बदलने की दिशा में बड़ी कामयाबी हासिल की है। तो साथियों, अगर आपको हमारी इस वीडियो में दी गई जानकारियां पसंद आई हैं तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि ऐसे ही देश विदेश से जुड़ी और भी जानकारियों की वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए साथियों, मिलते हैं आने वाली वीडियो में।